तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आज का न्यूज़पेपर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में कल का और परसों का जो न्यूज़पेपर हमारा छूट गया था, 2 दिन की छुट्टी थी, तो उस वो वाले न्यूज़पेपर भी, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक हम लोगों ने कल के लिए रखे हैं, ठीक है। जैसे एक टॉपिक है रोल ऑफ चाइना इन फ्यूचर, अभी नियर फ्यूचर के अंदर या फ्यूचर के अंदर चाइना का क्या रोल होगा जियो पॉलिटिक्स में। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करना कि कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद भी न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे, है ना। ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों को अब इतने दिन हो गए हैं न्यूज पेपर पढ़ते हुए कि आदत पड़ जानी चाहिए। न्यूज पेपर के बिना, जब तक न्यूज पेपर ना पढ़ो तब तक दिन में अच्छा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा कैसे दिन गुजर रहा है बिना न्यूज पेपर पढ़े, बिना जानकारी लिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो दुनिया भर में क्या हो रहा है और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि उस दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, उस दिन तो और अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि उस दिन एक्सप्लेन कर, आपके पास एक्सप्लेनर नहीं है कि कोई एक्सप्लेन कर देगा। उस दिन आपको खुद पढ़ना है, खुद उसको एनालाइज करना है। और धीरे धीरे जितना समय आप लोगों को हो गया, जैसे 2-3 महीने जिन 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 लोगों को हो गए, वो लोग अपने आप न्यूज़पेपर एनालाइज करने लगे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आज का न्यूज़पेपर और कल का और परसों का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो परसों देखिए 7 जून को क्या था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन कौन मनाता है, ये दो संस्थाएं हैं, एफएओ और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो किस चीज के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, सेफ, हाइजीनिक और कंटामिनेशन फ्री फूड के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, अनसेफ फूड क्या कर सकता है, बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर सकता है, जैसे कॉलेरा है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें कंटामिनेटेड फूड खाने से हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अवेयरनेस, और प्रेग्नेंट वीमेन हो गई, एल्डरली वीमेन हो गए, छोटे बच्चे हो गए, वो लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस तरीके की डिजीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा रिलेट करता है हमारा SDG 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जीरो हंगर, SDG 3, गुड हेल्थ, SDG 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन भी कैसा करना है, रिस्पॉन्सिबल करना है, ओवर कंज्यूम नहीं करना है जिससे कि ओबिसिटी हो जाए मेरी तरह, है ना। ओबीस नहीं होना है, हालांकि मैं ओबीस की कैटेगरी में नहीं आता, मैं ओवरवेट की कैटेगरी में आता हूँ अभी तक, तो कुछ दिनों में आने लगूंगा। तो इंडिया के अंदर ये काम करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एफएओ है, या बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, अमेरिका के अंदर है अलग संस्था है, यूरोप के अंदर अलग संस्था है, क्या करते हैं वो, ये सारी संस्थाएं क्या करती हैं कि फूड स्टैंडर्ड और उसके सिक्योरिटी को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेके रूल्स बनाते हैं, सर्टिफिकेशन जारी करते हैं कि ये फूड सेफ है खाने के लिए या नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो संस्था है इस काम को करने के लिए, उसका नाम है फसाई, यानी कि फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। हालांकि एफएसएसएआई का जो काम है इंडिया के अंदर, वो काम एफएसएसएआई बिल्कुल भी नहीं करता है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स तो है ही नहीं। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन वो अलग काम करती है, वो क्या करती है, वो फूड सेफ्टी के लिए काम करती है। फूड सेफ्टी यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी यानी कि जब तुम्हारे पास खाना अवेलेबल हो, अनाज अवेलेबल हो, एफसीआई उसके लिए काम करता है, ठीक है, वो अलग चीज है। एफएसएसएआई क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। क्या स्टैंडर्ड होगा, किस स्टैंडर्ड का फूड हम लोग खाएंगे, क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे फूड के लिए। जैसे स्टैंडर्ड्स का अगर हम देखें, तो अभी इंडिया के जो फल हैं, स्पेशली जो आम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग जापान ने हमारे आमों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है कि हम नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते उनके। इवन नेपाल ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ से बनाना नहीं लेंगे और मैंगोज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो वो केमिकल्स, वो फर्टिलाइजर्स जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैंड हैं, वो फर्टिलाइजर्स, वो सारी चीजें हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं। इसीलिए अभी मोदी जी ने कहा था कि गर्मी का सीजन है, आम खाओ,
क्योंकि आम हमारा कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो आम का क्या होगा, कम से कम इंडिया में कंज्यूम हो, है ना, कंजम्पशन हो जाएगा, तो क्या होगा, कम से कम बिक जाएगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अच्छा, थीम याद रखेंगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी की 2006 की थीम क्या है, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है 2026 की। एवरीवेयर की जब बात करते हैं तो एवरीवेयर में मिडिल ईस्ट भी आता है, वो बच्चे भी आते हैं जो वॉर से क्या है, ग्रसित है, जो वॉर एरिया में फंसे हुए हैं, जिनके पास फूड नहीं है, तो वो भी आते हैं इसके अंदर। और जो पैक्स अमेरिकाना है, यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, SAO है, इन सबको उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ी तो आंख खोले अपनी, है ना। अब देखते हैं 8 जून को होता है वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, UN डेजिग्नेटेड डे है ना। और इसकी थीम है इस बार री इमेजिन। री इमेजिन क्या करना है हमको, क्या चाहते हैं ये कि हम क्या री इमेजिन करें, हम री इमेजिन करें कि जो ओशन है वो क्या है, रीथिंक हाउ दे सी एंड प्रोटेक्ट द ओशन। हम ओशन को कैसे देखते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सोचने का तरीका बदलने के लिए इस बार की थीम रखी गई है, जो कहती है ट्रीटिंग इट नॉट एज डिस्टेंट बट सेंट्रल क्लाइमेट, सेंट्रल टू क्लाइमेट फूड एंड लाइफ। ओशंस आर सेंट्रल टू क्लाइमेट फूड एंड लाइफ। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, कार्बन सिंक क्रिएट हो, तो दुनिया भर में सबसे बड़ा कार्बन सिंक ओशन। ओशन के अंदर जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा, जो जिसको हम लोग काई बोलते हैं, है ना, काई जो होती है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फूड देखें तो ओशन से हमको बहुत ज्यादा फूड मिलता है फिशेस के तौर पे, और बहुत सारी चीजें, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है। लाइफ अगर ओशन नहीं होगा तो लाइफ भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है। वर्ल्ड ओशन डे हाईलाइट्स द रोल ऑफ ओशन इन क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ओशन के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो आज तक हम सिर्फ और सिर्फ 27% ओशन को ही क्या कर पाए, मैप कर पाए। जितना जितना हम लोग धरती यानी कि अर्थ के ऊपर देखते हैं एक्सपेंशन, उससे ज्यादा एक्सपेंशन वाटर के नीचे है। यानी कि मारियाना ट्रेंच जो है वो माउंट एवरेस्ट से गहरा है, और उसके अंदर आज तक कोई भी मतलब ऐसा एक्सपीडिशन नहीं हो पाया जो वहां के सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिकॉर्ड कर पाए। तो अलग अलग तरह की मछलियां हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें ऐसे भी देखने के लिए ट्रांसपेरेंट है पूरी की पूरी, है ना, क्योंकि वहां पर लाइट भी नहीं पहुंचती, वहां का लाइट बिल्कुल अलग है। जो डीप ओशन है उसका लाइफ बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो उसके बारे में इंसान बहुत कम जानता है। ओनली 5% ऑफ स्पीशीज वी नो दैट लिव इन ओशन। ठीक है। तो SDG 14, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है, तो उससे भी रिलेट करता है। और ओशन कंजर्वेशन 8 जून याद रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी, कोरल रीफ से, मरीन पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट की जहां बात आती है तो एक चीज याद रखना, अभी लास्ट ईयर एक MSC एल्सा 3, MSC एल्सा 3 इस नाम का एक शिप तमिलनाडु कोस्ट के पास डूब गया था। मतलब कुछ कारण रहते हैं, अभी कल ही उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, उसके क्या कारण थे उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि उससे क्या हुआ, पॉल्यूशन हुआ, तो वो हमने शिप क्या कर ली, जब्त कर ली। और जब्त करके रखी, उसमें से क्या, उसमें से वो प्लास्टिक के ग्रेन्युअल्स होते हैं ना, छोटे छोटे, वो पूरे ओशन में फैल गए थे। तो उनको साफ करने का, उसको सब कुछ साफ करने का और वापस रिस्टोर करने का जो कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट हम किससे लेंगे, MSC एल्सा के मालिक से। क्यों लेंगे, क्योंकि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। ठीक है, सीधा सीधा आप इतना सा याद रख लो बस। अब एक ये सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है, सिप्री रिपोर्ट 2026 ये कहती है कि भाई साहब इंडिया ने जो है अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको इंक्रीज किया है। हमारे पास अभी तक 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हुआ करते थे 2025 की रिपोर्ट के अनुसार।
2025 में हमने इंक्रीज किया है, सिर्फ 2026 की रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 190 क्या आ गए हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, 190 कर लिए। और इसके अलावा देखो तो हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 92.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर हमने कितना किया है, 8.9% एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया है। अच्छा, दुनिया के वैसे तो हम लोग 5वें सबसे बड़े स्पेंडर में, यानी कि जो स्पेंड कर रहे हैं कंट्रीज, उसमें हम 5वें नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर हम इंपोर्ट में देखें तो इंपोर्ट में हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा हम दूसरे नंबर पे करते हैं इंपोर्ट। ठीक है, तो हमारा खर्चा ज्यादा है, लेकिन हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का क्या करेंगे हम, इन डिफेंस हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और बना के बेचेंगे भी। क्योंकि हम क्या बेच रहे हैं, हम लोग क्रूज मिसाइल बेच रहे हैं, हम लोग ब्रह्मोस बेच रहे हैं, फिलीपींस को बेचे। फिलीपींस में अभी कल परसों भूकंप आया था, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, हमने फिलीपींस को बेची। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ हमारी डील चल रही है कि हम ब्रह्मोस आपको बेचेंगे। ठीक है ना, हालांकि हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन तब भी हम सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है दुनिया की। ठीक है, तो दुनिया भर में लगभग 12,000, हालांकि ये आंकड़ा कम है, 12,187 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें कि मिलिट्री आर्सेनल के अंदर 9,745। तो ये आंकड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे देश क्या है कि अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसको डिस्क्लोज ही नहीं करते। जैसे नॉर्थ कोरिया में कितने न्यूक्लियर हेड्स हैं किसी को पता ही नहीं। और नॉर्थ कोरिया इस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊं, इंटरनेशनली अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। अभी उसने पुतिन के साथ मीटिंग की, शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की, तो उसके अंदर नॉर्थ कोरिया के वो दोनों के साथ अलाइड है। नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएस सोवियत संघ के साथ भी, सोवियत संघ कह रहा हूँ मतलब रशिया रशिया के साथ भी, और चाइना के साथ भी, दोनों के साथ अलाइड है। ठीक है, तो अच्छा, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या उसकी मिलिट्री पावर्स है, वो पता भी नहीं चलती है। वो एकदम से अचानक से एक मिसाइल छोड़ता है कि हाँ हमने आईसीबीएम बना ली, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली पावर में। वो सीधे टेस्ट करता है, जापान के ऊपर छोड़ते जाते हैं। तो जापान वाले कहते हैं अमेरिका को, फोन के भाई साहब ये देखो बम फोड़ रहा है। तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, वो मुझे मारेगा। वो पागल आदमी है। कौन है वो, क्या नाम, किम जोन उन, है ना। तो सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या करता है ये, दुनिया भर में कौन मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रहा है, दुनिया भर में आर्म्स ट्रेड कैसे हो रहा है, कौन किसको क्या बेच रहा है, आर्म्ड कंफ्लिक्ट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास कितने हैं, डिसआर्मामेंट कौन कर रहा है या डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होगी, इन सब के ऊपर रिपोर्ट जारी करता है। 1966 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इंडिया क्यों बढ़ा रहा है अपनी न्यूक्लियर पावर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया क्यों बढ़ा रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहला तो चाइना एक फैक्टर है बहुत बड़ा। हम लोगों को पता है कि हमारे उसके साथ बॉर्डर इश्यूज है, और बॉर्डर इश्यूज है तो जो हम लोग अभी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, देखो हम लोग एक्सपेंडिचर किसके ऊपर कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो बढ़ा है लॉन्ग रेंज वेपन्स के ऊपर, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाए हैं, यानी कि हमने किसको टारगेट करने की, यहाँ पर किसको डेटर करने की कोशिश की है, चाइना को डेटर करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी रेंज में पहले से था। ठीक है, तो अगर हमने अपनी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी बढ़ाई है तो इसका मतलब हमने चाइना को यहाँ पर क्या, चाइना के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट करने की, कि तुम हम पे हमला करोगे तो हमारे पास न्यूक्लियर, वो डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। अगर तुम न्यूक्लियर चलाओगे तो हमारे पास भी है। पाकिस्तान तो फैक्टर है ही शुरू से, इंडिया के साथ शुरू से उसके कंफ्लिक्ट रहे हैं, खुद अपने आप में न्यूक्लियर पावर स्टेट है ना। और वहां पे टेररिज्म, बार बार मिलिट्री वहां पर कू कर लेती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी वहां बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी वाला कोई इशू चली रहा है, बीएलए वाला। मेरे को लगता है आप उस दिन बीएलए और पीएलओ में कंफ्यूज हो गए थे, है ना। आप ही कह रहे थे ना कि बीएलए तो बीएलए बीएलओ है ना, बीएलओ है, बीएलए है, पीएलओ है, पीएलओ वहाँ है फिलिस्तीन में। ठीक है, तो ये याद रखना, तो दोनों में अंतर है, एक फिलिस्तीन में, एक पाकिस्तान के बलोच एरिया के अंदर है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी का भी कंफ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान के साथ लगातार, है ना। पाकिस्तान के जो
अथॉरिटीज हैं, जो फोर्सेज हैं, उनके साथ लगातार कन्फ्रंटेशन चल रहा है अभी, और धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता जा रहा है इस दौर में, जबकि पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंसेज हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में स्कर्मिशेस चलते ही रहते हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। नहीं, बलूचिस्तान की इंडिया से दुश्मनी नहीं है, इंडिया सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को इंटरनली, मतलब वैसे मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई पॉलिसी नहीं है हमारी की भी सपोर्ट बलूचिस्तान, और हम ऐसी पॉलिसी बना भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान इज सोवरेन स्टेट, और उसकी सोवरेनिटी को कौन चैलेंज कर रहा है? बलोच लिबरेशन आर्मी। ठीक है, बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, तो ये यूएन के अंदर क्या है, यूएन के अंदर बलोच गलत हो गए यहाँ पर, क्योंकि वो स्टेट की पावर नहीं है, वो स्टेट पावर नहीं है कोई, तो इंडिया डायरेक्टली कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो ये इशू है ना। और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन तो हमको करना ही है, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कर रही है, देखो ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेंड क्या, ऑल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर मॉडर्नाइजिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। तो मिसाइल, एयरक्राफ्ट, इसके अलावा सबमरीन लॉन्च सिस्टम जो है, और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है मिसाइल्स का, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो दुनिया के साथ अगर हमको चलना है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि ईरान के अंदर, ईरान के ऊपर हमला क्यों कर दिया इसने, यूएसए ने ईरान के ऊपर हमला इसलिए कर दिया क्योंकि वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब ईरान के जो लीडर्स हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी जिस लीडर को मारा उसका नाम था अयतुल्ला खमैनी। अयतुल्ला खमैनी का एक फतवा था जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। हमले से 2 दिन पहले जो पहला अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, उससे 2 दिन पहले ईरान ने यूएन के अंदर मीटिंग के अंदर बोला है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। उसके 2 दिन बाद हमला हो जाता है, और अब जो है, जो ईरान का स्टैंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो कहता है कि अगर हमारे पास भी नॉर्थ कोरिया जैसे न्यूक्लियर वेपन होते तो अमेरिका कभी हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत ना करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बात ये नहीं है कि किसके पास न्यूक्लियर पावर है किसके पास नहीं है। अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम ग्लोबल सिटीजन होकर देखें, तो किसके पास न्यूक्लियर वेपन है किसके पास नहीं है। दुनिया भर में जितने न्यूक्लियर वेपन बढ़ेंगे दुनिया के खत्म होने की, यानी कि न्यूक्लियर जो एक क्लॉक है, न्यूक्लियर क्लॉक, न्यूक्लियर क्लॉक भी देखते हैं, दुनिया भर में जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है, कोई न्यूक्लियर वेपन बनाता है, कोई न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है, तो एक न्यूक्लियर क्लॉक जो बताती है कि दुनिया खत्म होने में कितना समय बचा है, और इसके अनुसार दुनिया खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड बचे, 85 सेकंड। ये न्यूक्लियर क्लॉक है। ऐसा नहीं कि अभी 85 सेकंड बाद दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, है ना, तो क्लास लंबी चलेगी, उससे मत वो कि क्लास अभी 85 सेकंड बाद खत्म हो जाएगी क्या मतलब, और एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे क्लास करके। एग्जाम दे पाओगे 85 सेकंड। ये न्यूक्लियर क्लॉक कैसे चलती है, तो 1991 में शुरू हुई थी, 17 मिनट थे, यानी कि रात को 12 बजने के 17 मिनट थे तब ये शुरू हुई थी। और ये 17 मिनट से 1995 में ऊपर गई, 1972, फिर जैसे जैसे दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते गए वैसे वैसे ये आगे बढ़ती गई, और 2026 में अभी 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट के ऊपर सेट की गई है। लास्ट ईयर 89 सेकेंड्स थे। अभी क्योंकि ये वॉर चल रही है ना, और न्यूक्लियर हमले का खतरा भी था ईरान के ऊपर, अभी भी है, कभी भी हो सकता है ना, क्योंकि आप ये समझो कि जब एक एम्पायर कोलैप्स करता है, ये अमेरिका के लिए एम्पायर के कोलैप्स करने के बराबर स्थिति है। क्यों? एम्पायर कोलैप्स हो जाता है, उसका पता लोगों को बाद में चलता है, और ये वॉर जिस दिन लड़ी गई थी, जिस दिन पहला हमला हुआ था, उस दिन इसका रिजल्ट डिसाइड हो गया, उसी दिन इसका रिजल्ट डिसाइड हो गया था कि क्या होगा। आज भी डिसाइडेड है, अभी कितनी भी लंबी ये वॉर चले, आप मेरी बात ध्यान रखना, आप हो सकता है कि आपके एग्जाम होने के बाद ये घटना घटे, या आपके काफी बड़े होने के बाद 4-5 साल बाद 10 साल बाद घटे ये घटना, लेकिन ये घटना घटनी निश्चित है।
क्योंकि इस तरह की प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स में जो भी पावरफुल स्टेट एंगेज हुए हैं, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती वॉर, जो कि इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव है उनके लिए, जो कि पॉलिटिकली बहुत एक्सपेंसिव है उस देश के लिए, तो उस देश का सिस्टम कोलैप्स करा ही करा है, हर हाल में करा है। ऊपर से झूठ बोल बोल के कब तक उस देश को चलाया जा सकता है, ये बात और है। रोमन्स ने भी 100 साल से ज्यादा कोलैप्स कोलैप्स होने के बाद 100 साल से ज्यादा ये भ्रम पैदा करके रखा दुनिया भर के अंदर कि रोम इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। 100 साल के लगभग 200 साल के बाद उसका अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ, द रोम हैज कोलैप्स। तो समय कितना भी लग सकता है, लेकिन दिस इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, ये होगा ही होगा कि यूएस कोलैप्स, यूएस का जो पैक्स अमेरिकाना है वो कोलैप्स करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि इस वॉर, ये वॉर अनएक्सप्लेनेबल है। वो कितना ही कहते कि वो न्यूक्लियर वेपन बना देते, वो पहले हम पे हमला कर देते, वहां पर रिजीम चेंज करना जरूरी था और वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था। दुनिया जानती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को ना खतरा था, ना वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। उसने स्टेटमेंट दिया यूएन के अंदर, आईएईए को रखा अपने देश के अंदर इतने सालों तक, है ना। आईएईए की एक रिपोर्ट पे जून 2025 के अंदर हमला कर दिया गया, फिर फरवरी 2026 में हमला कर दिया गया, जो अभी तक चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। कल हुथी रिबेल्स ने धमकी दे दी कि कोई भी इजरायली शिप जो होगा, इजरायली शिप जो होगा वो बाबल मानदेव पार नहीं कर पाएगा। तो बाबल मानदेव के बंद होने का भी खतरा है। अभी हो सकता है कि वो पावर टेस्टिंग कर रहे हो कि अगर हमने इसराइल को रोक दिया तो बाकी दुनिया को भी रोक सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है कि बड़ी अनसर्टेन है कि ये तो सर्टेन है, रिजल्ट इज सर्टेन, इस वॉर का रिजल्ट सर्टेन है। और इसके अंदर इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी आगे आने वाले फ्यूचर में। अच्छी चीजें क्या होंगी इंडिया के लिए कि देखो, जो वर्ल्ड पावर बनेगा, यानी कि मिलिटरी पावरफुल जो देश निकल के आएगा इस वॉर के बाद, वो मोस्ट प्रोबेबली रशिया होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब, इकोनॉमिक हब जो बन के उभरेगा वो बनेगा चाइना। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हाँ, और रहेगा। इसीलिए दोनों ही पावर, मतलब चाहे दो पावर में, दो धड़ों में दुनिया बटे, तीन धड़ों में दुनिया बटे, हो सकता है कि तीन धड़ों में बटे अब। ठीक है, पहले जैसे बाइपोलर थी, ट्राइपोलर हो सकती है और मल्टीपोलर भी हो सकती है, बहुत सारी रीजनल पावर्स भी क्रिएट हो सकती हैं इस वॉर के बाद। लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री है जिससे कि हर कोई अलाइड होना चाहेगा, तो उस चाहत का इंडिया को आने वाले फ्यूचर में फायदा उठाना, तभी हम क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है। मतलब अभी तो फिलहाल तो रिसेशन आएगा ही आएगा और इंडिया को इकोनॉमिक नुकसान होगा ही होगा, जीडीपी लॉस होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन इस वॉर के कंक्लूड होने के बाद की बात कर रहा हूँ, आफ्टर द कंक्लूजन। तो इंडिया के लिए भी अच्छा हो सकता है अगर हम लोग अपनी पॉलिसीज को ठीक रखें। बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। हमारी गवर्नमेंट उस चीज को जियो पॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज कर भी रही है या नहीं कर रही है ना। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, पावरफुल है अपन, लेकिन हम लोग नहीं करते यूज। कंट्री की तरह हमारी जो इमेज है वो सॉफ्ट नेशन की है ना। तो ये सारी चीजें भी। तो न्यूक्लियर आर्सेनल क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है कि एक जितना स्टॉक पाइल होगा, जितने हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे उसको बोलेंगे आर्सेनल। और वॉरहेड किसको बोलेंगे? वॉरहेड बोलेंगे बम के अलावा। डिलीवरी सिस्टम किसको बोलेंगे? मिसाइल हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, सबमरीन हो गई, जिससे भी हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड पूरा है। लैंड से हम लोग लैंड से हम लोग न्यूक्लियर क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपण कर सकते हैं उसका, यानी कि उसको वो कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। लैंड से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, एयर से कर सकते हैं, तो तीनों जगह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमेशा याद रखना है, एग्जाम में यही पूछी जाती है कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हमारी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करते हैं। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब है कि हम किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस उतना बना रहे हैं कि सामने वाला हम पे हमला ना करे, सामने वाला हम पे न्यूक्लियर ना चलाए, सिर्फ उतना ही डेवलप कर रहे हैं। देखो, इट मींस इंडिया विल मेंटेन ओनली दैट लेवल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी which is necessary to deter an enemy from launching a nuclear attack। वो न्यूक्लियर अटैक हम पे ना करे। और दूसरी हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि पहला यूज हम बिल्कुल भी किसी हालत में न्यूक्लियर का
नहीं करने वाले। कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम मारेगा उसके बाद हम न्यूक्लियर बम मारेंगे, उससे पहले न्यूक्लियर बम नहीं मारेंगे। हमारे पास है लेकिन हम मारेंगे नहीं। ठीक है। इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर दुनिया में 5वें नंबर पे, मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे ज्यादा यूएस का है, फिर चाइना, रशिया, जर्मनी, फिर इंडिया का। ठीक है। रीजन आप लोगों को पता ही है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेवल एक्सपेंशन है चाइना का, साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर एंगल भी है इसके अंदर। साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर आजकल क्या है, कन्वेंशनल वॉर प्लस साइबर सिक्योरिटी वॉर चल रही है, जिसके अंदर साइबर आपके जो साइबर सिस्टम है उसके ऊपर दूसरी कंट्री अटैक करके आपका साइबर सिस्टम पूरा खत्म करने की कोशिश करती है। इसके अलावा डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो डेटा सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक चीज याद रखना। अभी क्लॉड पता है ना आप लोगों को? क्लॉड एक कंपनी एंथ्रोपिक, क्या नाम है कंपनी का? एंथ्रोपिक एआई। एक बार चेक करना इसका ही है क्या, एंथ्रोपिक का ही है क्या क्लॉड? कोई चेक करके बताना मेरे को। इसका एक वो है, क्या बोलते हैं, एआई टूल है। जैसे आप लोग चैट जीपीटी या डीप सीक या फिर वो डीप सर्च, जेमिनाई, ये सब यूज करते हो ना, ऐसे ही एक क्लॉड। और ये दुनिया में अभी तक का बेस्ट परफॉर्मिंग एआई माना जाता है। इसके अंदर आप कोडिंग करा सकते हो उससे, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। तो बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का वो है, टूल है। ठीक है। तो इन्होंने एक लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका, एक सेकंड रुकना, उसका नाम पता कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल भी है, वो हमने इंक्लूड नहीं किया। माइथोस, अभी इसने सर्च नहीं किया मैंने, मुझे याद आ गया, माइथोस नाम है उसका। तो क्लॉड माइथोस है, जिसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है कि ये 0 डे आपका फोन के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो आपके डेटा सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। यानी कि अपने आप हैकिंग कर लेगा आपका बैंकिंग सिस्टम, आपका पूरा डेटा, आपका पर्सनल डेटा, आपका ईमेल, आपका वर्क, सारा का सारा क्या। तो ये लॉन्च होगा तो पूरी दुनिया में लॉन्च होगा ना, पूरी दुनिया का डेटा ये हैक कर सकता है। तो यूएस के अंदर अभी जैसे जब ये लॉन्च होने वाला था तो उससे पहले यूएस ने, गूगल वगैरह इन सब ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया है इसके अनुसार, ताकि ये हैक ना कर पाए। और ये ह्यूमन का क्या है कि ह्यूमन को बहुत समय लगता है या वो नहीं भी कर पाता, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वो वल्नरेबिलिटी पता कर सकता है और उसको हैक कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो ये हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, बैंकिंग जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि हैक ना हो जाए। बाकी देखते हैं, देर से हम लोग जानते हैं तो थोड़ा देर से ही सही। 24 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड फ्रॉम शिप अटैक्ड बाय यूएस। यूएस ने गल्फ ऑफ ओमान के पास इंडिया के एक क्या नाम है इसका, मैरीवेक्स, मैरीवेक्स नाम के जहाज के ऊपर हमला कर दिया। उसके अंदर 24 सी फेयर थे, जिनको बाद में हालांकि रेस्क्यू कर दिया गया। रेस्क्यू किसने किया? रेस्क्यू किया ओमान वालों ने। और मार्च मसीरा आइलैंड के पास ये ऑपरेशन हुआ। मसीरा आइलैंड के पे ये लोग हमारे लोगों को रेस्क्यू करके ओमान वाले ले गए बचा के, हालांकि किसी की जान नहीं गई। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी मरीन सिक्योरिटी जो है, जो हम लोग पूरे इंडियन ओशन के दादा बनते हैं, कि हम लोग पूरे इंडियन ओशन के सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो जब हम अपनी ही शिप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोग हमारे ऊपर कब तक विश्वास कर पाएंगे? ये एक बात है। ऊपर से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं आया दैट विल कंडेम दैट है। अमेरिका कहता है कि जो हमारा शिप है, जो हमारा ये मैरीवेक्स है, मैरीवेक्स मैरीवेक्स जो है, ये कहाँ जा रहा था? ईरान के पोर्ट पे जा रहा था, और हमने सैंक्शन लगा हुआ है। अरे तुम सैंक्शन लगाने वाले होते कौन हो? तुम्हारा देश यहाँ से
5-6 हजार किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे सैंक्शन लगाने वाले होते कौन पहले तो। और इंडिया जो कि पूरे वॉर के अंदर अभी तक ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट हमने जारी नहीं किया, उसी के शिप को मार दे रहा है, अपने ही एलाइज के शिप को मार दे रहा है, जो एक एलाइज नहीं है, वी आर नॉट एलाइड विद यूएस, मैं नहीं कह रहा, ऑफिशियली तो हम लोग न्यूट्रल हैं, ठीक है। लेकिन इस वॉर के अंदर, जब से ये वॉर शुरू हुई है, वॉर शुरू होने से पहले मोदी जी की विजिट इसराइल को, उसके बाद इसराइल के हमले को, यूएस के हमले को डायरेक्टली कंडेम ना करना, ब्रिक्स का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ना हो पाना, इसके अलावा जो ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया था उसको कंडेम कर देना स्पेसिफिकली, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंडियंस घायल हो गए थे, इस बात का हवाला देते हुए, हालांकि ईरान के अंदर भी इंडियंस घायल हुए होंगे, मरे होंगे, उसके ऊपर, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर है, लगभग 1 करोड़ लोग, इंडियन डायस्पोरा जो है 1 करोड़ का है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो उस डायस्पोरा को क्या सिर्फ कतार के अंदर ही हमको प्रोटेक्ट करना है, या सऊदी के अंदर ही प्रोटेक्ट करना है, ईरान के अंदर नहीं करना प्रोटेक्ट। तो वो न्यूट्रलिटी हम लोगों को इस वॉर के अंदर हमारी स्टेट की नहीं दिखी, हालांकि फॉरेन पॉलिसी बनाना वो बहुत सोच समझ के बनाते होंगे, है ना, कुछ चीजें जो हम लोगों को नहीं पता है इस लेवल पे, जो न्यूज़पेपर में नहीं छपती है ना, तो वो चीजें जो स्ट्रेटेजिस्ट लोगों को पता है वो हम लोगों को नहीं पता। तो ठीक है, देखते हैं क्या आगे इसका परिणाम निकल के आता है। लेकिन हमको कम से कम, जब इंडिया के शिप के ऊपर अटैक हुआ तो इसको हमें कंडेम करना चाहिए, कम से कम यूएस को कहना चाहिए कि भाई हमारे शिप के ऊपर हमला नहीं करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। गवर्नमेंट कट सब्सिडी, अच्छा एलपीजी के ऊपर जो पीएम यूजे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, उसके अंदर 9 सिलेंडर प्रति वर्ष मिलते थे, जिसके अंदर की सब्सिडाइज मिलते थे। सब्सिडाइज कितना सब्सिडी मिलती थी, तो सब्सिडी मिलती थी 300 रुपए के आसपास, 300 रुपए पर सिलेंडर सब्सिडी मिलती थी। तो हालांकि सरकार कहती है कि 1600 रुपए का सिलेंडर है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको कि हम ऑलरेडी सब्सिडाइज करके 942 रुपए का बेचते हैं, उसके ऊपर भी 300 रुपए की सब्सिडी किसको देते हैं, जिसके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, ठीक है। तो 642 रुपए का उसको सिलेंडर पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो सिलेंडर की ये याद रखना कि कितने कम कर दिए, किस लिए आई थी ये स्कीम, जिससे कि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके जो लोग क्या करते हैं। मोदी जी ने एकदम स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग गरीब घर से हैं और खाना पकाने के लिए लकड़ी उपले के ऊपर डिपेंडेंट है, जिससे कि स्मोक निकलता है और उस स्मोक से जो घर के अंदर पॉल्यूशन है वो बढ़ता है, और स्पेसिफिकली जो उसके लिए उसके सामने बैठी हुई महिला है जो खाना बना रही है, वो उस पॉल्यूशन के सबसे ज्यादा क्या है, वल्नरेबल है, उसको सबसे ज्यादा डिजीजेज होती हैं, टीबी है, लंग्स की बहुत ज्यादा डिजीजेज हो जाती हैं। तो उसके लिए पीएम ये क्या निकाला गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। 2016 में लॉन्च हुई थी, 9 सिलेंडर की बात की गई थी, अब इसको कट करके 4 कर दिया गवर्नमेंट। हालांकि इसका कारण तो ये भी है कि वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, जिससे कि जो एनर्जी है उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिस्कल बर्डन सरकार के ऊपर कम पड़े, इसके लिए ये सिलेंडर घटाए गए। हालांकि सरकार कहती है कि हमारा डेटा ये बता रहा है कि साल भर में जिनके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है वो 4 से 5 सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं पूरे साल में, तो इसलिए हम लोग 4 तक हटा दें। अरे तो जब वो 4 ही यूज कर रहे हैं तो घटा के फायदा क्या, कुछ लोग जो 9 यूज कर रहे हैं उन लोगों को 9 मिलने चाहिए ना। अगर घटा रहे हैं तो इससे कुछ फायदा हुआ होगा, फायदा क्या हुआ होगा कि जो फिजिकल बर्डन है वो सरकार के ऊपर कम हुआ होगा। लेकिन जो गरीब आदमी है जिसको गारंटी दी गई थी कि आपको वापस से लकड़ी के ऊपर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उसको वापस से लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है ऑलरेडी। अभी जो सेंसस चल रहा है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज की बात कर रही है सरकार, की डिस्क्रिपेंसीज आ गई साहब, कि हमने तो उनको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया हुआ, ये तुमने कैसे डेटा में ला दिया कि लकड़ी पे खाना बना, वो सही में लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, वो नहीं भरा पा रहे 650 रुपए का सिलेंडर है। 2027 में पूरा होगा, सेंसस 2027 है ना इसका नाम, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसी साल, ठीक है। इस साल भी और अगले साल तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। एक ये जोजिला टनल बनी है, जोजिला टनल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया है, 13 किलोमीटर, 13.14 किलोमीटर
लंबा है जोजिला टनल, और ये कश्मीर को लद्दाख से ज्वाइन करेगा। जोजिला पास को क्या करेगा, पार करेगा, और कश्मीर को लद्दाख से क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 11,578 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। याद रखना, एल्टीट्यूड कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 11,578 फीट है इसकी। ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 68,000 करोड़, कोई जरूरी नहीं है याद रखना। ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, 2 घंटे से कम होकर क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा। हालांकि ट्रेवल टाइम कम हो जाना ही इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद जो है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है हमारे लद्दाख रीजन के लिए, वो है ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर मूवमेंट। तो ऑल वेदर मूवमेंट की वजह से हमारी आर्मी का मूवमेंट जो है वो सुगम हो जाएगा। वेपन्स है, इक्विपमेंट्स पहुंचाने हैं, तो ये सब आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। चाइना पाकिस्तान दोनों के साथ हमारा कंफ्लिक्ट है। चाइना का स्काई चीन वाला रीजन वहां पर पड़ता है लद्दाख के अंदर, जो जिसके ऊपर चाइना चाइना का नहीं है, इंडिया का है। चाइना ने कब्जा किया हुआ है स्काई चीन पे। इसके अलावा जो लद्दाख वाला रीजन है जिसको चाइना क्लेम करता है, वो भी वहीं पर ही है, जो पैंगोंग त्सो वाला लेक, पैंगोंग त्सो लेक है, उसका जो रीजन है, नॉर्दर्न रीजन के ऊपर क्लेम करता है चाइना। ठीक है। और इसके अलावा कारगिल उधर पड़ता है, तो कारगिल से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। द्रास सेक्टर है, सियाचिन ग्लेशियर है, तो इन सब की कनेक्टिविटी इससे बेटर हो जाएगी। ऑल वेदर रोड है, तो हम लोग किसी भी वेदर में वहां पर जा सकते हैं। ठीक है। एवलेंचेस से जो रिस्क होता है रोड एक्सीडेंट का, उसको रिड्यूस करता है, लद्दाख बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करता है। ट्रेड, टूरिज्म, मेडिकल एक्सेस, ये सब तो बढ़ाएगा ही। एजुकेशन एक्सेस भी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, रीजनल डेवलपमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना तो 30 मिनट में पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी वहां पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। रीजनल डेवलपमेंट होगा, जब कनेक्टिविटी, किसी जगह की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वहां पर ट्रेड बढ़ता है, वहां बिजनेस बढ़ता है, और वहां का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा। वहाँ का जो लोग वहाँ पे लोकल चीजें बनाते होंगे, उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो सारी चीजें होंगी। एजुकेशन को एक्सेस मिलेगा। एजुकेशन का एक्सेस कैसे मिलेगा, अभी तक मान लीजिए अगर 2 घंटे दूर है ना, तो अब क्या हो गया, आधे घंटे की दूरी पे हो गया। तो आधे घंटे की दूरी तय करना बहुत आसान हो जाएगा, किसी भी वेदर में किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, मेडिकल एक्सेस बढ़ जाएगा। आधे घंटे की दूरी पे क्या आ गया, कश्मीर आ गया, है ना। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्ट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, डिस्कस हो चुकी है। ये मैंने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस जब आप लोग पीडीएफ पढ़ोगे तब आप लोग देख लेना, आसान आसान से क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चन, जोजिला टनल कनेक्ट विच टू रीजन्स, जम्मू, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख। तो कश्मीर है, लद्दाख। जोजिला टनल इज इंपॉर्टेंट मेनली बिकॉज इट प्रोवाइड्स all weather road connectivity. Zojila Tunnel is strategically important because it improves connectivity to Western Ghats, Ladakh border region, Andaman Ghat, Ladakh border region. सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसके अंदर। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि आपको ये डायरेक्टली याद हो जाए, है ना। सिंपल सा। इंडिया रोड टू म्यांमार इज वन ऑफ एंगेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने शुरू में क्लास स्टार्ट की थी, तब मैंने आप लोगों के साथ, जब हम लोग पोर्ट्स वगैरह और अ, जो मरीन कनेक्शंस हैं, यानी कि जो स्ट्रेट्स हैं, बॉटल नेक्स हैं, या दो पॉइंट्स जो दुनिया भर के अंदर है, उसके साथ हमने इस वाले रूट का भी डिस्कशन किया था। हालांकि इसका डिस्कशन हमने कम किया था, तो हो सकता है आप लोगों को याद ना रहा हो, क्योंकि हमारा जो मेन डिस्कशन था वो फिर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मांदेब, INSTC, IMEC, BRI उत्तर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिसको कि डेवलप करना चाहिए, जिसके जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो म्यांमार से होके जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि म्यांमार की परिस्थिति, थोड़ा सा देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या रूट है, 2 रूट है। ठीक है, याद हो जाएंगे। ठीक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया चाइना जो है, अगर देखो म्यांमार के अंदर क्या है, म्यांमार के अंदर अभी किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की गवर्नमेंट है म्यांमार में। हाँ जी। और नीतू जी, म्यांमार के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट आप देखते हैं। आदित्य,
सर डेमोक्रेटिक ही है आई बिलीव। डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक। बात आपकी एकदम सही है कि वहां पर कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक। लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ दिखाने के लिए वहां पर 2021 में मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री ने वहां की सरकार को हटा के अपना कब्जा कर लिया था। जो एक नोबेल पीस प्राइज विनर है आंग सांग सू की, उसको जेल में डाल दिया। अभी वो जिंदा है या नहीं है किसी को नहीं पता चल पा रहा। पिछले काफी समय से उसके घर वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वेलबींग का पता चल जाए कि वो जिंदा है, आंग सांग सू की है। उनका इंटरनल मैटर, इंटरनल नहीं वैसे तो इंटरनेशनल मैटर, ठीक है। लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो वहां पर 2021 में किसकी गवर्नमेंट आ गई? जुनता। जुनता गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, जो मिलिट्री की गवर्नमेंट बनती है उसको बोलते हैं जुनता गवर्नमेंट। हालांकि उन्होंने इलेक्शन करवाया, लेकिन इलेक्शन कैसा करवाया? वॉज दैट अ फ्री इलेक्शन? वॉज दैट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? तो वो डेमोक्रेटिक और फ्री इलेक्शन नहीं था। वहां पर इलेक्शन करवाया गया और जुनता में जो लोग थे वही लोग जीत के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करते हैं कि बन गई, है ना। तो इंडिया का, हम लोग तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हम डेमोक्रेसी को कहते हैं कि डेमोक्रेसी की तरफ पूरी दुनिया को बढ़ना चाहिए। तो म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन किस तरह का होना चाहिए जबकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है? तो क्या हमें उनके साथ रिश्ते खत्म कर देने चाहिए इस आधार पे कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश खत्म कर चुके हैं म्यांमार के साथ अपने रिश्ते, ये कहते हुए कि तुम्हारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये हमारा पड़ोसी है। 1600, लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया और म्यांमार के बीच में लगता है। इसके अलावा म्यांमार के साथ हमारे कल्चरल टाइज भी हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो कल्चरली बहुत सारे लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसे हैं जो बॉर्डर के इधर और बॉर्डर के उधर भी रहती है ना। तो म्यांमार कल्चरली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमने म्यांमार को अबंडन कर दिया, अगर हम कहते हैं कि हम म्यांमार की कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम म्यांमार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तो चाइना बैठा हुआ है। चाइना तो पैसा लेके बैठा हुआ है म्यांमार के लिए कि लो पैसा। इससे क्या होगा? मैप पे देखो और सब। अगर चाइना, जैसे बांग्लादेश के अंदर चाइना ने अपना पोर्ट बनाया हुआ है, और बांग्लादेश, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पोर्ट बनाया हुआ है। अगर चाइना म्यांमार के साथ मिलके यहाँ पर पोर्ट बना लेता है, सितवे पोर्ट को डेवलप करता है, सितवे पोर्ट नाम याद है, सितवे पोर्ट को डेवलप करता है, तो चाइना की कनेक्टिविटी इंडियन ओशन के अंदर स्पेशली, हाँ, इंडिया, ठीक है, सितवे पोर्ट है, मतलब इंडिया के साथ डेवलप करने की बात है इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो चाइना की कनेक्टिविटी सीधे बे ऑफ बंगाल में हो जाएगी। बे ऑफ बंगाल है, सीधे बे ऑफ बंगाल में हो जाएगी। अभी ही चाइना की जो नेवी है उसके एक्सपेंशन से इंडिया को परेशानी होती रहती है, और उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, है ना। तो जब, अगर यहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ेगा, हमारे ऊपर चाइना का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए भी चाइना को हमें अपने, वो म्यांमार को हमें अपने साथ रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, एक और इशू है जिसको हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। अगर ये चिकन नेक कॉरिडोर कट ऑफ हो जाता है तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे पोर्ट से हम यहाँ पे रोड बनाते हैं तो सीधे समुद्र से कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये देखो, ये ना, यहाँ से सीधा यहाँ पे मिजोरम आ गया, बिल्कुल पास में मिजोरम, है ना। तो मिजोरम, अगर हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर हमको यहाँ से अरुणाचल से, नागालैंड से, आसाम से, यहाँ से कुछ सामान एक्सपोर्ट करना है,
तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरता है सारा सामान, फिर यहाँ पे जाता है कलकत्ता, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अगर हम ये डेवलप करें तो ये रूट छोटा भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा, आसान भी पड़ेगा, लैंड रूट है। इसके अलावा सिर्फ म्यांमार नहीं है, अगर म्यांमार से कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इनसे भी हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसके नीचे मलेशिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है। ठीक है, तो इनसे भी हमारी कनेक्टिविटी आसियान नेशंस के अंदर इंप्रूव होगी, हमारा ट्रेड इंप्रूव होगा, और ट्रेड इंप्रूव होने के साथ साथ हमारे को जियो पॉलिटिकल लेवरेज भी मिलेगी। तो ये इशू है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। चाइना फैक्टर के बारे में हमने बात कर ली। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, देख लो। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये देखो, ये ना कोलकाता से सिर्फ 539 किलोमीटर है सितवे पोर्ट। और सितवे पोर्ट से देखो फिर सीधे एजवाल कितने किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर का हाईवे जो है इसका कंस्ट्रक्शन, और 62 किलोमीटर ये जो जोरी पुई है ना, जोरिन पुई बॉर्डर क्रॉसिंग, बस ये वाला कंस्ट्रक्शन रहता है रोड का। बाकी सारा कंस्ट्रक्टेड है, सब सब कुछ तैयार है, सितवे पोर्ट तैयार है। कलकत्ता में तो हिस्टोरिक पोर्ट है ही। और बस ये वाली रोड रहती है जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये 162 किलोमीटर की रोड रहती है। 162 किलोमीटर की रोड बना दी, कनेक्टिविटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कोलकाता से सितवे पोर्ट म्यांमार, फिर कालादान रिवर रूट, फिर पालेतवा, फिर जोरीपुई। जोरीपुई जो है ना, जोरिनपुई इन मिजोरम, ये वाली रोड बची हुई है, बस बाकी सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है। इसके अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड ने मिलकर ट्राइलेटरल तीनों को कनेक्ट करने के लिए हाईवे बनाया। हाईवे बनाने की बात है, जिसमें मणिपुर से म्यांमार और फिर माय सॉथ, थाईलैंड के अंदर माय सॉथ नाम की जगह है, वहां तक ये हाईवे जाएगा, जिससे हमारी कनेक्टिविटी ना सिर्फ थाईलैंड और म्यांमार के साथ, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया के साथ भी बढ़ेगी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। जब हाईवे बन जाएगा तो लोग और ज्यादा क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए चाइना को काउंटर करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ में कालादान है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर चाइना घुस गया फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखो कि वो यहाँ पर घुसा हुआ है ना बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश और म्यांमार में क्या अंतर है। बांग्लादेश से वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बांग्लादेश को और चाइना को कनेक्ट करने के लिए बीच में इंडिया बफर है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। लेकिन म्यांमार डायरेक्टली चाइना से कनेक्ट होता है। म्यांमार देखो डायरेक्टली चाइना से कनेक्ट होता है, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी कनेक्ट ही नहीं होता। सिर्फ बांग्लादेश दो देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, म्यांमार के साथ और इंडिया के साथ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आंसर लिखने के लिए अगर आप लोगों को लिखना है आंसर, लॉन्ग आंसर जैसे मेंस में लिखना नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए कंसर्न्स क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, प्रोजेक्ट जो है वो डिले चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जनता गवर्नमेंट है, इनस्टेबिलिटी है ना, सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो सिर्फ म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड का वही वाला ट्रायंगल नहीं है, हाईवे का ट्रायंगल ही नहीं है, एक गोल्डन ट्रायंगल भी है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है, जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया के अंदर, क्योंकि आर्म्स डील होती है, आर्म्स सप्लाई होते हैं इंडिया के अंदर इसी बॉर्डर से। पोरस बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का, बहुत ही पोरस बॉर्डर है, मतलब कहीं फेंसिंग भी नहीं है, ऐसे चलते चले जाओ और जाओ इंडिया से म्यांमार। इवन अभी तक तो एफएमआर भी ऑपरेशनल था, हालांकि
अभी भी ऑन पेपर्स तो ऑपरेशनल है, लेकिन गवर्नमेंट कैसी है कि अभी हमने वो बंद कर दिया है। बस कहती है, अब क्या सच्चाई है वहाँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है, who knows? क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसका बरामदा इंडिया में और किचन म्यांमार में है, उसको कैसे बंद कर दोगे? वो बंद होना नामुमकिन है। तो पोरस बॉर्डर है और रहेगा, ठीक है। तो हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग प्रॉब्लम है। तो इंडिया को क्या कि डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यूएन के मेंबर है ना। और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमने डेमोक्रेसी के नाम पर म्यांमार को छोड़ दिया तो चाइना इन्वेस्ट करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, आसियान के तरफ जो कनेक्टिविटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी, चाइना के बैलेंस करने के लिए, प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट वाइज। ये मैंने आपको लास्ट में पॉइंटर्स दे दिए फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। एक ये कह रहे हैं द टारगेटिंग इन द नेम ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के नाम पे क्या कर रहे हैं ये, कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं किसको, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, उसको क्या कह रहे हैं। द आर्टिकल क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट प्रपोज्ड हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, arguing that it may be used to target minorities, especially Muslims, under the language of illegal immigration, fertility imbalance, border demography। तो डेमोग्राफी के अंदर इन सब चीजों का क्या काम, ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। क्या कह रहे हैं, द ऑथर आर्ग्यूज दैट टर्म्स लाइक इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज, इस बार डेमोग्राफी जो काउंट हो रही है, सेंसस जो हो रहा है, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन भी डाले गए। अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि सीधे सीधे जो किसके ऊपर एक्विजिशन है, इनफिल्ट्रेशन के ऊपर एक्विजिशन है, कि बांग्लादेश से लोग आ जा रहे हैं। माइनॉरिटी फर्टिलिटी डेविएशन, माइनॉरिटी फर्टिलिटी डेविएशन कैसा हो रहा है, माइनॉरिटीज की फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है घट रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो इट मे क्रिएट फियर एंड सस्पिशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, है ना। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल द कंसर्न इज दैट डेमोग्राफिक कमिटी मे बिकम अ पॉलिटिकल टूल टू लेजिटिमाइज सोशल टारगेटिंग। जो सोशल टारगेटिंग की जाती है हमारे देश के अंदर मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाता है कुछ पार्टीज के द्वारा, तो वो फायदा क्या कह रहे हैं कि इससे और ज्यादा वो पार्टीज वो फायदा उठा पाएंगी। और क्या कह रहे हैं, डेमोग्राफिक रियलिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का, वो जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है उससे भी नीचे आ सकता है। तो अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, अब हमारी पॉपुलेशन घट रही है। 2.1 क्या है, रिप्लेसमेंट रेट है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1। अब इंडिया की कितनी हो गई है, 1.9 हो गई है। हालांकि कुछ लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदू की पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है। तो अगर हम डेटा देखें, देखो डेटा की बात करते हैं, तो 1951 के अंदर 10% मुस्लिम थे और 2011 के अंदर 14% मुस्लिम थे। तो ऐसी कोई ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन जो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं और जो इस आर्टिकल के अंदर बताया भी है कि पॉपुलेशन बढ़ने का कारण रिलीजन नहीं होता है। पॉपुलेशन बढ़ने का कारण पॉवर्टी होता है, एजुकेशन होता है, विमेन एम्पावरमेंट होता है, अर्बनाइजेशन होता है, एक्सेस टू हेल्थ केयर होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। जहां पॉवर्टी होगी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा होंगे। क्या डेटा की बात करते हैं ना, 2011 का सेंसस बोलता है 14%। 20% जो कह रहे हैं वो एस्टिमेट लगा रहे हैं अपने अपने संगठनों को, अपने अपने पॉलिटिकल फायदे उठाने के लिए, वो सारे एस्टिमेशन है, ठीक है। तो उसमें मत जाओ कि आरएसएस कितना डेटा दे रहा है, बीजेपी कितना डेटा दे रही है। सीधे देखो कि हमारा जो ऑफिशियल डेटा है, गवर्नमेंट कितना डेटा दे रही है, पार्टी नहीं, बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बीजेपी की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, कैलकुलेशन का जो सिस्टम है, वो सिस्टम तो सही जवाब देगा ना। तो वो सिस्टम क्या जवाब दे रहा है, 14% दे रहा है। तो ये जो इन्होंने 20% की बात उठाई, ये बिल्कुल लेजिटिमेट है इनका सवाल, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर यही बात की गई है। क्या बात की गई है कि सोशल टारगेटिंग की जाती है कुछ लोगों की। सोशली टारगेट किया जाता है कि तुम्हारी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तुम ही सारे संसाधन खाए जा रहे हो हमारे देश। 14% लोग सारे संसाधन खाए जा रहे हैं, जो कि अभी तक पुअर है, जो कि सोशली बैकवर्ड है, अभी तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है। सारी संसाधन खा के 14% लोग बैकवर्ड रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जहां पर पॉवर्टी ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा होंगे। पॉवर्टी कम होगी, बच्चे कम होंगे। जिसके बाद पैसे ज्यादा होते हैं, तो बच्चे कम पैदा करता है। एजुकेशन मिलेगी तो बच्चे कम पैदा होंगे, ठीक है। वुमेन जहां पर एम्पावर्ड होगी, जहां पर महिला के पास उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी उसको मिली होगी, क्योंकि जब एम्पावर्ड होगी तभी उसको बॉडीली ऑटोनॉमी मिलेगी, तभी वो खुद डिसाइड कर सकती है कि उसको बच्चा पैदा करना है या उसको बच्चा पैदा नहीं करना। ये आर्टिकल 21 उसको अधिकार देता है, हर महिला को अधिकार देता है। लेकिन उस अधिकार का उसको पता कैसे चलेगा जब तक वो एम्पावर्ड नहीं होगी, या जब तक उस अधिकार को वो मांगने के लिए सक्षम नहीं होगी, तब तक उस अधिकार का क्या फायदा उस महिला के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट जहां पर होगा, वहां पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी, मतलब फर्टिलिटी रेट। अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगी। हाइपरटेंशन के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, लंग्स डिजीजेस, और उसके अलावा फिर फर्टिलिटी रेट फिर नीचे आ जाता है ना? तो अर्बनाइजेशन के साथ, क्योंकि पॉल्यूशन भी है, तो पॉल्यूशन से भी क्या होता है? फर्टिलिटी रेट कम होता है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन एक फैक्टर है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू हेल्थ केयर जहां बढ़ेगा, वहां पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? फर्टिलिटी रेट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। जैसे जैसे हेल्थ केयर के लिए एक्सेस बढ़ता है लोगों का, वो बच्चे कम पैदा करते हैं। क्यों? पुराने जमाने में बच्चे ज्यादा पैदा क्यों करते थे? क्योंकि हेल्थ केयर के लिए एक्सेस नहीं था। 5 बच्चे पैदा किए, 3 मर गए, 2 बचे। यही कैलकुलेशन था, यही कैलकुलेशन था कि 6-7 बच्चे पैदा करो, 2-3 मर भी जाएंगे, 2-3 तो मर भी जाएंगे, क्योंकि हेल्थ केयर के लिए एक्सेस नहीं है। क्योंकि हेल्थ केयर के लिए एक्सेस नहीं था, कोलेरा होता था, लोग मर जाते थे, जॉन्डिस होता था, बच्चे मर जाते थे, टीबी हो गया, बच्चा मर गया, मलेरिया हो गया, बच्चा मर गया। छोटी छोटी बीमारी जिनका इलाज आज बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं कि हो जा रहा है, उनको उनके पास एक्सेस ही नहीं था। मलेरिया जब इंडिया आजाद हुआ, बहुत बड़ी समस्या थी। आप लोगों को मतलब उतना एहसास नहीं होता मलेरिया को सुन के, लेकिन बहुत बड़ी समस्या थी मलेरिया। और गांधी जी गए थे मुंबई, वहां पर जो मिल्स थी, वहां के जो वर्कर्स थे, उनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके लिए वो वेजेस को हाइक करने की डिमांड रखने के लिए वहां गए थे। तो वहां पर वो जब आंदोलन कर रहे थे और रात हुई, तो मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पूछा वहां के कर्मचारियों से कि भाई यहाँ पे तो इतने मच्छर है, तुम कैसे सर्वाइव करते हो, क्या क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि साहब हम टारपीन का तेल लगाते हैं। उस दिन के बाद से गांधी जी कभी भी मसहरी में, यानी कि जो मच्छरदानी होती है उसके अंदर नहीं, सब जीवन भर उन्होंने तारपीन का तेल लगाया। क्योंकि तारपीन का तेल लगाना बड़ा मुश्किल है, तारपीन का तेल बड़ा बहुत तेज महकता है। जैसे आप लोगों ने कभी ओडोमॉस लगाया होगा, तो उसके अंदर वो जो स्मेल होती है वो तारपीन के तेल की होती है। और तारपीन का तेल अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो वो बहुत तेज स्मेल करता है। ओडोमॉस के अंदर तो बहुत सारी चीजें मिला के उसको क्रीम बना के, स्प्रे बना के उसको खुशबूदार बनाया जाता है, ताकि हम लोग उसकी स्मेल को टॉलरेट कर सकें। ये तो बहुत तेज स्मेल होती है उसकी, तो गांधी जी ने जीवन भर वही लगाया। तो मलेरिया बहुत बड़ा इशू है। अब जैसे जैसे हेल्थ केयर की एक्सेस बढ़ता है, पॉपुलेशन यानी कि फर्टिलिटी रेट कम होता है, लोग बच्चे पैदा कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पता है कि 2 करेंगे तो 2 सर्वाइव करेंगे, 2 बच्चे हैं तो दोनों सर्वाइव करेंगे, जब तक कोई बहुत बड़ी मिस ना हो जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी में, है ना? तो इसलिए बच्चे कम होते हैं। सोशल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, फर्टिलिटी रेट कम होता है, ठीक है। तो रिलीजन फैक्टर, इसके अंदर उन्होंने कहा कि रिलीजन इज नॉट द लोन अलोन फैक्टर, ठीक है। और बांग्लादेश माइग्रेशन के बारे में उन्होंने लिखा है, द आर्टिकल चैलेंजेस द क्लेम दैट लार्ज स्केल अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इज करेंटली चेंजिंग इंडिया डेमोग्राफी। तो क्योंकि सरकार जो है, जो बीजेपी पार्टी है, सीधे सीधे कहते हैं, तो बीजेपी पार्टी ने अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए। मेरे मुंह से बांग्लादेश निकलने वाला था, है ना? वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए, तो उसके अंदर एक बड़ा मुद्दा बनाया इलीगल माइग्रेशन को, इलीगल इमिग्रेशन को बांग्लादेश से। कहा कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट है इनको हम बाहर निकाल देंगे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस आर्टिकल के अंदर उसी को काउंटर क्लेम कर रहे हैं कि माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इज करंटली नॉट चेंजिंग द इंडिया डेमोग्राफी। ठीक है। द राइटर सेज बांग्लादेश इकोनॉमी हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। बांग्लादेश की पर पर कैपिटा जीडीपी जो है ना, बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा है। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट, हम ओवरऑल जीडीपी में बहुत आगे हैं बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश इज अ स्मॉल कंट्री और वहां की पॉपुलेशन भी हमसे बहुत कम है। तो पर कैपिटा जीडीपी की अगर हम बात करें, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश की इंडिया से ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट किया है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है बांग्लादेश। तो ये कहना कि बांग्लादेश के अंदर पॉवर्टी है और वहां बहुत एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया को, तो ये कहना गलत, नहीं कर रहे। ठीक है। बाय द आर्टिकल पॉलिटिकली सेंसिटिव है ये आर्टिकल। मैंने भी 2 बार सोचा था इस आर्टिकल को न्यूज में रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकली कोई भी अगर आप चीज पढ़ा भी रहे हो तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जानते हो कि खान सर के ऊपर पूरा वो चल रहा है। नॉट ओनली खान सर, इलाहाबाद की कई सारी कोचिंग को बंद कर दिया गया। तो ये सेंसिटिव इशू है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ मैंने ये टॉपिक लिया है ना। It argues that fear of minorities overtaking the minority has been used in political campaigns. Such fear, according to the writer, can influence electoral behavior and social relations. ये सिर्फ इलेक्टोरल बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा, सोशल रिलेशन को भी चेंज कर रहा है, कर दिया है, कर चुका है चेंज। मैं आप लोगों को बताऊं, जिस समय मैं स्कूल में हुआ करता था, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था ओसामा, और हर ईद में मैं तो उसके यहाँ जरूर जाता था, वो शीर कोरमा खाने। क्या शीर कोरमा बनता है उनके, मतलब अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं ही जाता था, ये जनरल ट्रेंड था कि हिंदू मुस्लिम के त्योहार में उनके घर जा रहा है, ग्रीट कर रहा है। मुस्लिम हिंदुओं के त्योहार में हमारे यहाँ आते थे बहुत सारे। मेरा दोस्त है हारिस, ओसामा, ये लोग होली पे आते थे खेलने हमारे साथ होली। हम लोग ईद पे इनके यहाँ जाते थे खाने के लिए शीर कोरमा और बाकी चीजें, है ना। हाँ। तो बहुत मतलब जो सोशल रिलेशन था, मेरे कहने का पर्पज ये है कि सोशल रिलेशन जो है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। अगर आप गांव में जाओ ना, तो गांव के अंदर भी सोशल रिलेशन चेंज हुए हैं। कैसे? आज से 20-25 साल पहले अगर ईद है, तो गांव में जो मुस्लिम परिवार है उनके यहाँ से वो डोलची भर के शीर कोरमा आएगा ही आएगा। और वो बिना पूछे, मतलब बिना किसी झंझट के वो हमारे यहाँ आते थे, देके जाते थे। लेकिन आज भी आता है, लेकिन आज वो पूछते हैं कि सर भाई साहब अगर कोई दिक्कत ना हो तो ले लो। तो ये क्या है, ये सोशल चेंज आया है पिछले 20-25 सालों में इंडिया के अंदर। हम लोग एक कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा शक करने लगे, ये तो खराब भी है ना। और ये किस कारण है, ऐसा हुआ किस कारण है? ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि जो पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया है उस कारण हुआ है। देखो, इट आर्ग्यूज दैट फियर ऑफ माइनॉरिटीज ओवरटेकिंग द मेजॉरिटी हैज बीन यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन। आपने डेटा देखा तो पता है कैसे पॉपुलेशन कैसे ओवरटेक कर लेगी हमको। सरकार ने ये शामली के अंदर एक जगह है, इलेक्शन से पहले ये मुद्दा उठाया कि वहां से साहब हिंदुओं का जो है पलायन हो रहा है। बाद में पता चला वो हिंदू जो पलायन करके गए थे उनकी बाहर कहीं नौकरी लग गई, दिल्ली के अंदर वो लोग गए, उनकी नोएडा के अंदर नौकरी लग गई, वो लोग गए। तो ये सारी चीजें है ना। शामली में है, कैराना नाम की जगह, कैराना। ठीक है। हाँ, तो कैराना शामली के अंदर ही पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या होने चाहिए डेमोग्राफी, जो अभी हम लोग सेंसस 2027 कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज होने चाहिए हमारे एजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़ेगी तो मेडिकल केयर के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, मेडिकल केयर के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, साथ में हमारे पास लेबर की शॉर्टेज होगी, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन कम होगी, ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो जो लेबर चाहिए कंपनी फैक्ट्री इधर काम करने के लिए, वो लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे चाइना के अंदर हुआ, चाइना ने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला? चाइना ने इसका सॉल्यूशन निकाला टेक्नोलॉजी से।
टेक्नोलॉजी से कैसे, जहाँ ड्राइवर की जरूरत है ड्राइवर लेस ट्रक्स चल रहे हैं, जहाँ डिलीवरी बॉय की जरूरत है वहाँ ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन, छोटे छोटे इनोवेशन करके चाइना ने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला और वो सक्सेस था। तो हमको भी उसी पाथ पे चलना पड़ेगा आने वाले समय में। माइग्रेशन मैनेजमेंट, माइग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, तो उसको मैनेज कैसे करना है, क्या शहर की इतनी कैपेसिटी है, शहर की कैपेसिटी को कितना बढ़ाना है आने वाले समय में, कैसे हमको प्लान करना है, उसके लिए ये डेटा जरूरी है। कितना सीवर लाइन बिछेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितनी रोड बननी चाहिए, कितने घर चाहिए होंगे आने वाले 10 सालों में शहरों के अंदर, तो उस पर प्लानिंग करनी चाहिए हमको। अर्बनाइजेशन के ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। लेबर फोर्स प्लानिंग करनी चाहिए कि लेबर फोर्स शहरों में आएगी तो उनको काम कैसे मिलेगा, उसके लिए फैक्ट्री लगनी चाहिए, उसके लिए कंपनीज खुलनी चाहिए। तो कंपनीज और फैक्ट्रीज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना है, जैसे कि पॉल्यूशन जो है वो शहर के अंदर ना हो, ये सारी प्लानिंग करने के लिए डेटा चाहिए। और क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, मुस्लिम के अंदर फर्टिलिटी रेट कितना बढ़ रहा है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, जिससे पता लगाया जा सके कि इमिग्रेंट्स कितने हैं वहाँ। पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमको काम करना है। पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पब्लिक हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन कम होगी उन ओल्ड एज लोगों का ध्यान रखने के लिए। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर रिलाई करने वाले बहुत सारे एजेड लोग, जो बहुत सारे लोग जो हमारी जनरेशन के हैं या आने वाली जनरेशन में, वो लोग शादी के अगेंस्ट में, वो शादी करना ही नहीं चाहते, वो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, है ना। तो उन लोगों को भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, उसका पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। विमेन एजुकेशन के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर और सेंसस बेस्ड प्लानिंग के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने पे। जीडीपी का डेटा आया है ना, अच्छा है। 2025-2026 का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट हमको दिखाई दे रहा है 7.7। ठीक है, आकलन था कि 7.6 रहेगा, लेकिन एस्टिमेशन के ज्यादा हमने अचीव किया 7.7, विच इज वेरी गुड। एग्रीकल्चर ग्रोथ देखो सिर्फ 3%। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, जबकि इससे पिछले साल अगर हम देखें 2024-25 में 4.2%, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हुई है। ठीक है, इसके अलावा अब और ज्यादा कम होगी एग्रीकल्चर में ग्रोथ इस साल 2026-27 के में। क्यों होगी कम, क्योंकि इस साल सुपर अल्नीनो का साल है, बारिश कम होगी, मानसून 90% मानसून का एस्टिमेशन है कि 90% पे रह जाएगा मानसून। पिछले साल 108% पे था, तब हम 3% ग्रोथ कर पाए। अब जब 90% रह जाएगा तो ये ग्रोथ और ज्यादा कम होगी। तो सर्विस शेयर जीएवी के अंदर ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर 54% है। तो वैल्यू एडिशन हो रही है वो सर्विस सेक्टर में हो रही है 54%। तो गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन ज्यादा होनी चाहिए, है ना। जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, उससे पता चलेगा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग सर्विसेज में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सर्विस शेयर 2022-23 में 51% था। एग्रीकल्चर शेयर इन जीएबी बिलो 20%, जबकि 2022-23 में 22% था। ठीक है, आरबीआई ग्रोथ प्रोजेक्शन 2026-27 में 6.6% है, कि इस साल 6.6% से जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया हमारी, जबकि इस साल पिछले साल कितने 7.7%। तो यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें इसके अंदर है जीडीपी के आंकड़े के अंदर, उसको देखते हुए चलेंगे। स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.7%। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर हम लोगों को ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, क्या होता है, आईआईपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो आईआईपी आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है उसके अंदर हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ अच्छी करी है उसमें, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है। कंजम्पशन, हालांकि जितनी ग्रो करनी चाहिए उतनी ग्रो नहीं हुई है, बहुत तेजी से ग्रो होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, तभी हम दुनिया के अंदर क्या कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब, एक्सपोर्टिंग हब बन पाएंगे। कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है, बढ़ा है, ये अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इम्प्रूव, जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए उसको जो फॉर्म किया गया वो बढ़ी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है। एग्रीकल्चर स्लो डाउन हुआ है, जो नेगेटिव है वो क्या है, एग्रीकल्चर स्लो डाउन हुआ है।
2025 में 108% एलपीए था बारिश का। एलपीए मतलब लैग, क्या बूंदे, बूंदे, लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है बारिश का, वो 108% था 2025 में, और 2026 में 90% रह जाएगा। तो ये एक खतरनाक बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। फर्टिलाइजर सप्लाई के ऊपर कंस्ट्रेन है, आप लोगों को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर एलपीए का क्या मीनिंग बताया आपने? वो वॉइस पीरियड, थोड़ी क्लियर लॉन्ग नहीं हुई। पीरियड एवरेज, रेन का सॉरी सर। लॉन्ग, लंबे पीरियड में कितनी एवरेज रेन हुई है। तो 108% ज्यादा हुई थी ओके पिछले साल, मतलब 108% हुई थी। 100% इज ऑप्टिमम, ठीक है। तो पिछले साल 108% हुई थी, इस साल 90% हुई, ठीक है। फर्टिलाइजर आप लोगों को पता ही है कि जब से वैसे वॉर चल रही है, तो फर्टिलाइजर सप्लाई के ऊपर भी दिक्कतें हैं, और दिक्कतें हैं तो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, जिसके लिए मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले बोला भी था कि अगर हो सके तो 20%, 30%, 40% अपने खेतों के अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल कम कर दें, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, मैन्योर है, उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, है ना। फायदेमंद है, लेकिन वो चीजें तरीके से होती है ना। सर्विसेज डोमिनेंस, सर्विस डोमिनेट करता है हमारा जीएडी को, 54% है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ऑलमोस्ट अनचेंज है। एग्रीकल्चर क्यों मैटर करता है, क्योंकि 20% जीएबी का पार्ट कौन है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर इस साल डाउन डाउन जाएगा तो जीएबी डाउन जाएगा, जीएबी डाउन जाएगा तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी नीचे जाएगी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट भी नीचे जाएगी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर, लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग क्या करें, लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, एग्रो प्रोसेसिंग को बढ़ाएं, एमएसएमई को बढ़ावा दें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे क्या मतलब है जीडीपी। सर मतलब जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और सर्विसेज हो रही हैं एक कंट्री में, उस सब का टोटल जो वैल्यू होती है। अगर कोई बाहर की कंपनी आके यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी तो भी हम जोड़ ले सकते हैं। और अगर इंडिया की कोई कंपनी है कतर के अंदर प्रोडक्शन कर रही है तो उसको भी जोड़ लेंगे। हाँ, उसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन नहीं आता है, अगर घुमा के पूछते हैं तो पूछ लेते हैं। तो जो कंपनी विदेशी कंपनी है, सैमसंग है और एप्पल है, अगर वो इंडिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। और अगर इंडिया की कोई कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, कतर में, ओमान में, अमेरिका में कहीं पर प्रोडक्शन कर रही है, तो वो हमारी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होगा। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर, इंडिया का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है पूरे एक साल में, उसको बोलते हैं ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मींस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये भी ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड्स इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स काउंट होते हैं। चलो, आपने धागा बनाया काउंट नहीं होगा, कपड़ा बनाया नहीं होगा, उसके बाद उसकी टी शर्ट बन गई तो टी शर्ट काउंट होगी कि हाँ टी शर्ट बनी है 550 रुपए की, तो 550 रुपए हमारे जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। फाइनल गुड होगा, ठीक है। इसके अलावा जीएबी क्या होता है, जीएबी होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हर एक सेक्टर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, वो पता करते हैं। जैसे किसान ने आटा बनाया, मतलब गेहूं उगाया, कितने रुपए मान लो, 20 रुपए, सॉरी, हाँ 20 रुपए का, उसने 20 रुपए का बेच दिया, किसान ने 20 रुपए का बेच दिया, ठीक है। गया आटा चक्की, आटा चक्की वाले ने उसमें 30 रुपए ऐड करके 50 रुपए का बेच दिया, तो यहाँ पर 30 रुपए वैल्यू ऐड हो गई, जीएबी हो गई 30 रुपए प्लस 20 रुपए,
क्योंकि किसान ने देखो 0 से 20 बनाया ना, फिर उसके बाद 100 रुपए की उसकी ब्रेड बनी, तो बेकरी वाले ने 100 रुपए में ब्रेड बनाई, 100 रुपए की बेची, तो इसे 50 में खरीदा था, 50 एड हो गया, तो यहाँ पर 50 क्या हो गया, जीएबी हो गया। तो जीएबी क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन सेक्टर वाइज, इसमें हमें पता चलता है कि कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा पीएफसी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो एक व्यक्ति एक परिवार फाइनली एक्सपेंडिचर कर रहा है, खाने पे, सर्विसेज पे, इंटरनेट पे, घूमने पे, पेट्रोल पे, रोटी दाल चावल आटा पढ़ाई कोचिंग हॉस्पिटल, इन सब के ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जीएफसीएफ क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। GFCF means investment in fixed assets that help produce more in future, जो फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए काम आएगा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट किस चीज के अंदर, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो करते हैं। ठीक है, अब मान लो आप फैक्ट्री खरीद रहे हो, मशीन, रोड, ब्रिज, रेलवे, बिल्डिंग जो भी बन रही है, ये सब क्या है, ये सब GFCF है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फॉर्मेशन, सॉरी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एक जजमेंट आया एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का, जिसे कह रहे हैं कि दिस इज अ ट्रबलिंग जजमेंट। ट्रबलिंग जजमेंट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 325 क्या कहता है, देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रूल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नो पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस। आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, जो भी 18 साल से ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 327 क्या कहता है, आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है कि इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। आर्टिकल 324 क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करावे, और उसके लिए पावर में रखे कहाँ पर, कहाँ दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का अब ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, जो बिहार के अंदर एफआईआर हुआ वो ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि स्टेटूटरीली गलत है, इस आर्टिकल के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत है। क्या कह रहे हैं, सेक्शन 21 क्लॉज 2 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, वो कहता है कि रिवीजन होना चाहिए हर इलेक्शन से पहले, डील्स विद रिवीजन बिफोर इलेक्शन, हर इलेक्शन से नहीं, इलेक्शन से पहले जो भी रिवीजन होता है उसके साथ डील करता है कौन, सेक्शन 21 क्लॉज 2। और सेक्शन 21 क्लॉज 3 क्या कहता है कि स्पेशल रिवीजन किया जा सकता है। स्पेशल रिवीजन कैसे किया जा सकता है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे देश में नहीं किया जा सकता, कहाँ किया जा सकता है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और इन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो स्पेशल रिवीजन होगा। वहां पर डोर टू डोर जाके पता करेंगे कि हाँ डेटा जो है सही है, डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही डेटा के अंदर, कोई मर गया तो उसको निकाल दे, कोई माइग्रेट कर गया तो उसको निकाल दे, कोई आया है तो उसको ऐड कर दे, उसके लिए स्पेशल रिवीजन, है ना। और जो रिवीजन जनरल रिवीजन है उसके लिए आर्टिकल 21 क्लॉज है। तो इन दोनों क्लॉजेस को मिला के इंटरप्रिटेशन किया गया कि हम पूरे देश के अंदर एसआईआर कर सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं, स्पेशल भी और इंटेंसिव भी। ठीक है, SIR is actually intensive revision and intensive revision is governed by Rule 25 of Registration of Electoral Rule 1960। कहाँ पे है स्पेशल रिवीजन, रूल 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 के अंदर है। रूल 25 क्या करता है, केवल समरी रिवीजन अलाउ करता है, अलाउड ओनली समरी रिवीजन बिफोर इलेक्शन, केवल समरी रिवीजन किया जा सकता है, एक्सटेंसिव नहीं किया जा सकता जो चल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो रूल 25 केवल, so the author argues that Bihar SIR was done under the wrong legal provision, रॉन्ग गलत लीगल प्रोविजन के अंदर इसका पूरा का पूरा काम इन्होंने कर दिया। और एक सिटीजनशिप को लेके इशू है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिटीजनशिप को डिसाइड करने का काम यूनियन होम मिनिस्ट्री का है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन क्यों मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन का रूल क्या है,
is to verify whether a person can be included in electoral roll or not. बस इतना सा काम है उसका. By asking citizenship document, ECI में directly decide citizenship status. Indirectly क्या कर सकता है? Citizenship status को decide कर रहा है. और इलेक्शन कमीशन जैसे पावर किसकी है? होम मिनिस्ट्री की है ना? दिस कैन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है. और इसके ऊपर ये कौन सा द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये योगेंद्र यादव ने एक आर्टिकल लिखा है, तो ये पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए लगा दिया. इसको आप लोग पढ़ जरूर देना. ठीक है. इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SIR हम लोग शुरू से कई बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. किसी को कोई डाउट हो SIR को लेके तो पूछ लीजिए. SIR को लेके कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, चलो ठीक है. किसी का कोई और डाउट हो किसी टॉपिक से, हरियाणा आर्टिकल जरूर पढ़ लेना. योगेंद्र यादव का लिखा हुआ है. योगेंद्र यादव साइकोलॉजिस्ट है, इसके अलावा पॉलिटिकल पर्सन में ये है, मतलब पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा बोलते रहते हैं, हमें विचार रखते हैं. बढ़िया. सोशल वर्कर आइकॉन. किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है. सर डाउट नहीं है. आई हैड अ क्वेरी नॉट रिलेटिंग टू द न्यूज़पेपर. सर माय सिस्टर वाज आस्किंग टू डू द करंट अफेयर्स क्लासेस, तो बस उन्हें करंट अफेयर्स की क्लासेस करनी है. हाँ बिल्कुल कर तो सकते हैं. तो उसकी मतलब फीस स्ट्रक्चर वगैरह फिर कैसे होगा? फीस स्ट्रक्चर मैं उनको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ करंट, अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है उसके. वो तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा. मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जिससे आपके साथ ही अटेंड करेंगी वो. हाँ मतलब शील अटेंड दूसरे अपने डिवाइस से. अपने वो डिवाइस तो वहाँ देहरादून में है कॉलेज में. उसको उनको बोलो कि मेरे को एक मैसेज कर रहे कि वो क्या पढ़ाई कर रही है, कौन सी क्लास में है, किस लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहती है, जिससे कि स्पेसिफिकली उनके लिए भी कुछ टॉपिक्स हम लोग निकाल सके, है ना? क्योंकि सबकी करंट अफेयर्स की ऐसा रिक्वायरमेंट अलग अलग है. करंट अफेयर्स को लेकर वन डे एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, नेट की रिक्वायरमेंट अलग है, जुडिशरी की रिक्वायरमेंट अलग है. जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बताता भी रहता हूँ, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है. आपको बताता हूँ ना, ये मेंस के लिए है. तो वो मेंस के लिए जो है वो आपके आर्टिकल में तो आ सकता है लिखा हुआ, लेकिन आपके लिए बस पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, वो पॉइंटर्स याद रखने हैं. तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है. तो एक बार उनको बोलना है कि मेरे को मैसेज कर देंगे किस चीज में तैयारी करनी है क्या है, तो उन लोग उनको ऐड कर लेंगे ग्रुप में. और क्लास का भी अटेंड करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है.